Hello guys, I'm Surya Prakash, founder of Infallible Study. First of all, congratulations to all students. जैसा कि सबको पता ही है कि क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है. So I decided to talk with the first and second topper of my institute. First of all, let's talk with Bhargavi Prajapati and then we will talk with Aditi. So देखते हैं उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया थ्रू आउट द 10th क्लास, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन जो 10th में तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए. सो सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे इस जो इतने अच्छे मार्क्स आए इसके पीछे रीज़न क्या है, मेन रीज़न कि तुम क्या बताती हो इसके पीछे. मेनली तो कंसिस्टेंसी और खुद के बनाए हुए नोट्स, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं. और प्रैक्टिस तो ऑब्वियस सी बात है. एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी एक बहुत की रोल प्ले करती है. ओके, सो नोट्स बनाने के लिए कोई टिप्स जो तुम आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहती हो. नोट्स बहुत सिंपल होता है. मतलब बुक से एक पैराग्राफ या फिर सेंटेंस पढ़ो, उसको खुद इंटरप्रेट करो और अपने वर्ड्स में लिख लो. और खुद के लिए कोई स्पेसिफिकली गाइडेंस हो, जैसे टीचर्स हमें बताते हैं कि आपने यहाँ पे गलत किया है और यहाँ पे दिक्कत है, तो उसे साइड में लिख लो ताकि आपको याद रहे. ठीक है, मतलब जो नोट्स बनाओ उसको किसी भी टीचर से जो भी आपको लगता हो उससे एक बार ज़रूर चेक करा लो. हाँ. ठीक है, और नोट्स बनाने के लिए मतलब सिर्फ एनसीईआरटी ही है या कोई रेफरेंस बुक की भी हेल्प लेनी पड़ती है तुम्हारे अकॉर्डिंग. एनसीईआरटी तो मेन ही है. सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं, बट सपोर्ट मटेरियल भी चल जाता है, उससे भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि तुम्हें मार्किंग देनी है कि एनसीईआरटी को कितना देना है और अदर रेफरेंस बुक को कितना देना है, तो रेशियो क्या होना चाहिए स्टडी करने का. एनसीईआरटी को मैक्सिमम प्रायोरिटी देनी चाहिए. और रेफरेंस बुक तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट भी होता है और वो मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी होती है. एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन थोड़ी बेकार होती है. ठीक है, तो समझ आना चाहिए बस. तो बेसिकली जब फर्स्ट टाइम रिजल्ट तुमने देखा तो तुम्हें कैसा लगा, क्या फील हुआ. जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उतने ही आए, तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ. बस इंग्लिश के मार्क्स से थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड. सो जब एग्ज़ाम तुम्हारा फिनिश हुआ, जब बोर्ड एग्ज़ाम फिनिश हुए तो तुम्हें लगता था, मतलब तुम्हें क्या लगता था कि कैसे मार्क्स आएंगे. वैसे तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनके कितने मार्क्स आएंगे, बट तुम्हारी क्या फीलिंग थी एग्ज़ाम देने के बाद. मैंने यही सोचा था 96 97 आएंगे. 96.6 आ गए. गुड. सो अगर बात की जाए तुम्हारे बेस्ट हेल्पिंग हैंड की, तो वो तुम किसको देना चाहोगी. पेरेंट्स, ट्यूशन टीचर्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली फिजिक्स और स्कूल के टीचर्स. ओके, और फ्रेंड्स भी, उनके साथ मेरा कंपटीशन रहता था तो उससे मोटिवेशन. बेसिकली ये तुमने नई बात बताई कि जो क्लास फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ कंपटीशन हमेशा रखना चाहिए ताकि तुम खुद में ही सेल्फ मोटिवेशन हमेशा मिलता रहे. सो अप्रॉक्सीमेटली वन डे में कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए. करनी चाहिए, मतलब जितना फील हो उतना. मैं कभी अपने आप को फोर्स नहीं करती थी स्टडी करने के लिए. और मेरे पापा भी कहते थे मन नहीं है तो मत पढ़, क्योंकि उससे फिर कोई इफेक्टिव तो रिजल्ट आना नहीं है. फोर्स करने से याद भी नहीं रहेगा और मन नहीं है तो फायदा ही क्या. मेरा जितना मन करता था मैं उतना ही पढ़ती. तो तुम्हारी जो स्ट्रेटजी थी वो एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी करने की थी या इंडिविजुअली डे वाइज सब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रखा था तुमने. मैंने शेड्यूल बनाया था, मतलब डे वाइज नहीं, मैंने मंथ में डिवाइड कर लिया था. तो बोर्ड से एक महीना पहले मैं सिर्फ सैंपल पेपर्स वगैरह कर रही थी, डे वाइज डिवाइड करके. और जब 1 वीक बचा था बोर्ड्स में तो मैंने सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स किए थे जिनका एग्जाम था. ठीक है, सो एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस फील होती थी. फर्स्ट एग्जाम से पहले फील हुई थी. इंग्लिश के से पहले तो मुझे अपने सही आंसर्स पे भी डाउट होने लगा था कि गलत तो नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद नहीं हुई. फिर मुझे बस इसी की नर्वसनेस थी कि मैं लेट ना हूँ. ओके, मतलब फर्स्ट डे एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचने की नर्वसनेस थी, हाँ. बाकी अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस था. हाँ. वेरी गुड. सो कोई एक तुम्हारी तरफ से छोटी सी टिप्स जो तुम आने वाले स्टूडेंट्स को देना चाहती हो कि बेसिकली उन्हें पूरे साल किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, पूरे थ्रू आउट द ईयर. कंसिस्टेंसी और सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए 1-2 महीने पहले, ताकि बाद में रिवीजन हो. 2-3 बार तो सिलेबस रिवाइज ही कर लेना चाहिए. और अपना परफेक्ट टाइम स्लॉट ढूंढ लेना चाहिए. जैसे मैं रात को पढ़ती थी क्योंकि रात को सबसे ज्यादा शांति होती थी और मेरा कंसंट्रेशन भी रात को ही होता था. तो जिसको अपना परफेक्ट टाइम स्लॉट मिल जाए उसका कंसंट्रेशन भी बेस्ट है. वेरी गुड. सो टफेस्ट सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा था. वैसे तो मार्क्स आ जाते थे लेकिन मुझे ज्योग्राफी बहुत बेकार लगती थी. सो तो मैंने उसके लिए क्या उसके स्ट्रेटजी तुमने यूज़ की.
उसके नोट्स मैंने बार बार बनाए, मतलब एक बार बना लिया और उसको फिर और भी ज्यादा शॉर्ट करके बनाए, और फिर शॉर्ट करके मैं मतलब फर्स्ट वर्ड पढ़ती थी सेंटेंस का और आगे का खुद ही बोल देती थी, मतलब बिना देखे। तो वेरी बार बार गुड, रिवाइज करने से याद हो जाता वेरी गुड। सो मतलब तुम्हारे कहने के अकॉर्डिंग अपनी नोट्स, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। है। हाँ, सो एक महीने पहले एग्ज़ाम के क्या स्पेशल ट्रीट हुआ तुम्हारे साथ घर में, और तुम्हें क्या करना पड़ा एक महीने पहले स्पेशल अपने एग्ज़ाम के लिए? एक महीने पहले वही शेड्यूल बना के रखा और स्ट्रैटेजी। वैसे तो पहले शुरू में मैंने सैम्पल पेपर्स किए थे, लेकिन जब एग्जाम्स पास आ गए तो मैंने सैम्पल पेपर्स छोड़ के फिर से नोट्स रिवाइज किए कि ठीक है, सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन के टाइप्स तो पता लग गए, लेकिन कंटेंट भी पता होना चाहिए, अगर भूल गई तो फायदा क्या। वेरी गुड। सो कोई सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो? हाँ, और अगर यूज़ करते हो तो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे वो आपके स्टडी में इम्पैक्ट करता है नहीं करता? अगर आप ज्यादा टाइम के लिए यूज नहीं करते तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। मेरे तो इफेक्ट नहीं किया। मैं इंस्टाग्राम यूज करती हूँ और उसमें मीम्स बहुत अच्छे आते हैं, तो मैं ब्रेक में यूज करती थी एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, और अगर मैं ज्यादा यूज कर लेती थी तो मैं पढ़ भी ज्यादा लेती थी, तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हाँ, थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूसली पढ़ने के अलावा और क्या करना चाहिए, क्या क्या ध्यान उनको रखना चाहिए पूरा? नींद अच्छी लेनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा सो, ओके, सो उससे बेनिफिट क्या मिला? कंसंट्रेशन अच्छा होता है उससे, और ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता और मन भी लग जाता पढ़ाई में। सो आगे फ्यूचर में क्या प्लान है, मतलब 11th 12th के बाद क्या करना है? 11th 12th तो चलो कंपलसरी है, उसके बाद क्या प्लान है? नीट नीट करना है, डॉक्टर बनना है। ओके, सो कोई स्पेसिफिक डॉक्टर बनना है या फिर जनरली एमबीबीएस? मुझे वेटरिनरी बनने का मन है, लेकिन फिर देखते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बनने का मन भी है। ओके, आगे डिसाइड करेंगे। ओके, सो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियो? नहीं। ओके, मतलब अभी आप अभी 12th तक आप कंटिन्यूसली सिर्फ अभी अपने फोकस कर रहे हो अपने स्पेशली सिलेबस पे, हाँ, ताकि अभी मेरा बेस जो हो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाए, ताकि आगे की फर्दर स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, तुम्हें लगता है मोटिवेशन ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स को? और हाँ। किस टाइम पे मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स को? मतलब थ्रू आउट द ईयर सेशन अप्रॉक्सीमेट अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट मार्च तक चलता है। सो किस मंथ में उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है मोटिवेशन की? बोर्ड से पहले जब प्रिपरेशन करनी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा पढ़ने का मन होता है और फिर मम्मा मुझे आके बोलती कि तू पढ़, फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। ओके, मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए, अगर बेसिकली स्टूडेंट्स पढ़ रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पढ़ने दिया जाए। सजेस्ट सजेशन आप दे सकते हो, बट उस टाइम पे नहीं जिस टाइम पे वो पढ़ रहा हो। हाँ, सेल्फ स्टडी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर कुछ स्कूल या कोचिंग में कुछ सिलेबस कंप्लीट होने के बाद? शुरू से। ओके, सो स्टार्ट हमेशा एनसीईआरटी से ही करना चाहिए। हाँ, ओके, सो चलो अगेन तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए, और हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा गुड लक कि फ्यूचर में भी तुम ऐसे ही मार्क्स ले आओ। थैंक यू। सो आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि कैसे फर्स्ट टॉपर ने स्ट्रेटजी बनाई, कैसे उन्होंने स्टडी की, क्या क्या प्लानिंग उन्होंने की। सो ये वीडियो यही ख़त्म नहीं होता, और चलिए बात करते हैं अदिति से और देखते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही थ्रू आउट द 10th क्लास। इसके पीछे ऐसा मतलब राज सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है, बस you have to be very much dedicated and maintain yourself for the studies for whatever you are performing or opting for. ओके, सो रिजल्ट देखकर सबसे पहला फील, मतलब मन में सबसे पहले क्या आया कि कैसा लगा रिजल्ट? मतलब रिजल्ट तुमने देखा या तुम्हारे घर में सबसे पहले किसी ने देखा? स्कूल वालों से मैसेज आया था तो मम्मी ने देखा, वेबसाइट पे मैं रीच नहीं कर पा रही थी तो मम्मा ने टेक्स्ट कर दिया था मेरे को। ओके, फिर उसके बाद बुरा लगा, पहले पहले बुरा लगा, फिर अच्छा लगा। सो अगर एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद की बात करें तो एग्ज़ाम फिनिश होने पे और एक्सपेक्टेशन कैसी थी कि मार्क्स कितने अच्छे आएंगे? पहले से पता होता है बच्चों को कि उनके मार्क्स एग्जैक्टली आने वाले क्या हैं। सो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन क्या थी, मतलब कितना ज़्यादा स्कोर करना चाहते थे तुम, और वो एक्सपेक्टेशन कितनी कम रह गई या उससे ज़्यादा मार्क्स आ गए? कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा? सारे पेपर्स में ऐसा ही हुआ है कि मेरे एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं।
बट एक्सपेक्टेशंस के इतना भी ज़्यादा कम नहीं आए हैं, थोड़ा अप्रॉक्स करके सेम ही आए हैं। और पेपर ओवर होने के बाद मैं कभी डिस्कस नहीं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट पेपर को वो अफेक्ट करेगा। ओके, दैट्स वेरी गुड। सो सबसे ज़्यादा हेल्पिंग हैंड तुम्हारा कौन था? मतलब सब पूरे थ्रू आउट द ईयर, पूरी क्लास 10th में सबसे ज़्यादा हेल्प तुम्हारी किसने की? आई बिलीव मतलब कि किसी ने ज़्यादा कम हेल्प नहीं करी, सभी ने बहुत ज़्यादा इक्वली हेल्प करी। मेरी दीदी ने, मम्मा ने, टीचर्स ने, आपने आप मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, आपने मेरी बहुत हेल्प करी। और मेरे फ्रेंड्स ने, वो भी मेरे कभी कभी डाउट क्लियर कर देते। और अपने कंपेटिटर्स का भी मैं बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि compete करते टाइम मैं इम्प्रूव हो गई। ओके, सो मतलब थ्रू आउट द ईयर आप जिससे भी मिलते हो वो सारे ही एक तरह से हेल्पिंग हैंड का वर्क करते हैं। सो एग्जैक्टली देखा जाए तो 1 डे में कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए? वैसे कंटिन्यूअसली तो आई बिलीव कि 1 आवर से ज़्यादा हम फुल पोटेंशियल के साथ नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ना चाहिए। और वैसे अगर पूरे डे का कैलकुलेट करें तो सेल्फ स्टडीज 4 आवर्स तक ओके है। ओके, मतलब ये स्कूल टाइमिंग और कोचिंग या ट्यूशन्स की टाइमिंग को छोड़ के? हाँ, और होमवर्क भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक होमवर्क है। जो खुद। तो और ये जो 4 आवर्स की स्टडी आप बता रहे हो, सो ये बेसिकली ऐसा करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि सारे सब्जेक्ट्स रेगुलर बेसिस पे टच करने चाहिए या फिर डे वाइज डिवाइड करना चाहिए? उनको क्या हेल्प ज़्यादा करता है उनको? डे वाइज अगर सब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही एक सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो जैसे 4 आवर्स है तो 4 आवर्स में साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एक वैरायटी हो जाती है। और ऐसा होता है कि मैथ्स पढ़ पढ़ के बहुत बोर हो गया तो थोड़ा ब्रेक लेके दूसरा सब्जेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। ओके, सो एग्ज़ाम के पहले नर्वसनेस फील होती थी? नहीं, मतलब कि नर्वस नहीं होती थी मैं, बस थोड़ी होती है ना, एक हेजिटेशन वाली फीलिंग आती थी, क्योंकि और फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था मुझे ऐसा पहले से। तो ठीक था, क्योंकि मुझे पता था कि कितना पढ़ा है। ओके, मतलब कोई भी ऐसी हेजिटेशन वाली, मतलब अपने स्टडी को लेके कोई हेजिटेशन नहीं थी, बट वो एक थोड़ा सा फोबिया था कि बोर्ड एग्ज़ाम है। और सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा लगता है आपको? मेरे को साइंस लगता था, उसमें सब कैटेगराइज्ड के। केमिस्ट्री में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। ओके, सो उसके लिए तुमने क्या किया, मतलब तुम्हारी अपनी स्ट्रेटजी क्या रही साइंस को स्टडी करने के लिए? साइंस में पहले बुक से नहीं पढ़ती थी, टेक्स्ट बुक रीड नहीं करती थी। और उसके जो न्यूमेरिकल्स होते थे वो मैं पहले एनसीईआरटी के सॉल्व नहीं करती थी, और गाइड बुक्स होती है उनकी पहले सॉल्व कर लेती थी। फिर उसके बाद 10th में मैंने ऐसा किया कि एनसीईआरटी पहले पूरी रीड करी और उसके क्वेश्चंस करे, फिर बाद में स्टैंडर्ड में लाया। ओके, सो इससे हेल्प मिली, कुछ डिफरेंस हुआ पहले की क्लासेस और 10th क्लास में? हाँ, मुझे ऐसा लगा। और हमारे जैसे प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें भी केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट हुई थी। ओके, सो बेसिकली एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, या आपने क्या किया बेसिकली उसके लिए? 1 मंथ पहले मैंने एनसीईआरटी रीड करी थी सारे सब्जेक्ट्स की, और स्पेशली इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश थ्रू आउट द ईयर मैंने नहीं पढ़ी थी। मैं क्वेश्चन आंसर्स पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो उससे मेरी वोकैबुलरी भी थोड़ी, मैंने चैप्टर्स की यूज़ करी थी। और अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे। सैम्पल पेपर से हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलती है कि ग्रामेटिकल और राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन कैसे हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड। और तो सोशल मीडिया साइट्स कोई आपने यूज़ किया क्लास 10th में जब आप स्टडी कर रहे थे तो? हाँ, तो यूज़ करा है। आपको लगता है कि वो जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या फिर जो ऐप वगैरह हैं वो स्टडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं? वो डिपेंड करता है कि हमारा फोकस किस चीज़ पे ज़्यादा है और हम अपना टाइम किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और और मेरे को नहीं इफ़ेक्ट करा इतना, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे चीज़ों को प्रोपोर्शनेट करना है। ओके, मतलब सोशल मीडिया का ज़्यादा एक्सेस यूज़ नहीं करना है, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट आप यूज़ कर सकते हो?
हाँ, उतना यूज करना चाहिए जितना सफिशिएंट हो। ओके, सो अगर मैं ये बोलूँ कि एक तरफ मैं एनसीईआरटी को रखता हूँ, दूसरी तरफ रेफरेंस बुक को रखता हूँ, तो किसकी स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए? एनसीईआरटी ऑफ कोर्स। ओके, और एनसीईआरटी के साथ जो रेफरेंस बुक होती है उसका क्या मतलब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसी भी रेफरेंस बुक को स्टडी करना या उसको सॉल्व करना? एनसीईआरटी ऑफ कोर्स टॉप पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी रीडिंग्स उसमें बहुत कॉर्नर्स में ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो 1 मार्कर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रेफरेंस बुक्स कई बच्चे होते हैं कि वो एनसीईआरटी नहीं रीड करते, रेफरेंस टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी पहले रीड करनी चाहिए हमें, और रेफरेंस बुक्स का यही एडवांटेज है कि उनमें डिटेल में स्टडी करी होती है लोगों ने, वो हमें पता चलती है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। ओके, मतलब एज वेल एज एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक या कोई भी थर्ड बुक भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो एक पूरी जर्नी कैसी रही क्लास 10th की? मतलब फर्स्ट डे क्लास 10th में जब आप 9th क्वालिफाई करके 10th में गए, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट मिली घर वालों की तरफ से? जैसे क्लास 10th में हो आप, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा पूरे थ्रू आउट द क्लास 10th का? क्लास 9th के रिजल्ट से स्टार्ट करती हूँ मैं। क्लास 9th का रिजल्ट मेरा ठीक आया था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आया था कि मतलब, तो मम्मा ने बोला कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उन्होंने बोला कि लोग नहीं इम्प्रूव कर पाते, वो कहते हैं कि 2-3% ही उन्होंने मतलब जो एक्सपीरियंस किया है कि 2-3% ही उनके इम्प्रूव होते हैं 9th और 10th में। तो मतलब एक थोड़ा सा बर्डन आ गया था कि 9th से बहुत ज़्यादा स्कोर करना है, और 10th क्लास और 9th क्लास में मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है, और 9th मेरे को ज़्यादा टफ लगी थी, 10th में मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा की। ओके, मतलब प्रैक्टिस करके आप अपने किसी भी रिजल्ट, जो ख़राब रिजल्ट है उसको आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उसकी। कोई एक ऐसा सजेशन जो इस साल क्लास 10th में होंगे या जो आगे आएंगे क्लास 10th में, उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो आप अपनी क्लास 10th की जर्नी को एक्सपीरियंस करके? मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम हमें रेगुलर पढ़ना चाहिए। जो भी ट्यूशन्स हो या स्कूल हो या फिर आप सेल्फ स्टडीज़ करें, उन्हें रेगुलर रखना चाहिए, क्योंकि एक टाइम मैनेजमेंट क्राइटेरियन आपका बन जाता है। और यही बोलूँगी कि इंस्टेड ऑफ lamenting on the marks, and instead of being grabbing the answers, we should better focus upon the knowledge, and you must prepare for the board exams, not the sub exams in the school. If you are preparing the half syllabus, then you have to be very much confident that you cannot even lose half marks in that particular syllabus, and it will be managed by the boards. Okay, that's very good. So this was your experience about class 10th. ओके, सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू, जो बहुत अच्छे मार्क्स हैं और फ्यूचर में ऐसे ही अच्छे अच्छे मार्क्स ले आओ। सो यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पता चलना था टॉपर से, वो सारी चीज़ें पता चल गई हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है या किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेस पाना है, तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी। वो आपके थ्रू आउट द ईयर आपकी कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। कॉन्स्टेंट स्पीड से पढ़ाई करो और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहो। So good luck for your future. Keep watching Infallible Study because we are committed to excellence in education. Infallible Study also providing live online classes. So for joining, call us on 70659 4004.